प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद सभी को। क्या है, कैसे हैं भाई सभी लोग? हाँ जी। तो क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को? और अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप डाल के कंफर्म कर दीजिएगा कि भैया आवाज आपकी क्लियर है एकदम। फिर हम करते हैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हमारा सेशन नंबर 2। तो उम्मीद है आप सभी लोगों से पहला, हाँ डाल दो। तो उम्मीद है भाई सभी लोगों से कि आप लोगों ने पहली क्लास को रिवीजन किया है बहुत अच्छे से। एक बार थम्स अप डाल दो अगर हर बच्चे ने पहली क्लास का रिवीजन कर लिया है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप डाल के बताएं कि हाँ भैया पहला सेशन हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। तो मैं उसके आगे बढ़ूं आज सेशन नंबर 2। तो मैंने मैंने आपको कराया था कहां से? यहां तक करा दिया था, द ओनली तक करा दिया था। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं आज हम। ठीक है, टाइप नंबर 4। बहुत अच्छे। आपके ये थम्स अप देख के मुझे फील आ रहा है कि आप सभी बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से मेहनत की है, रिवीजन किया है। तो मैं आपके लिए और एक शानदार सेशन आज लेकर आया हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2, जिसको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। पहला टाइप, टाइप 4 सॉरी। टाइप 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जब भी कभी आपको मैनी के पीछे नाउन लगाना हो, तो मैनी कितने को डिनोट करता है? प्लूरल को डिनोट करता है। तो मैनी के पीछे हमेशा नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। जब नाउन प्लूरल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब भी प्लूरल होगी। बात समझ में आ रही है? तो चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं जरा एक बार। पहला एग्जांपल, मैनी स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा मैनी स्टूडेंट्स, तो हमें यह समझ में आया कि हमारा सब्जेक्ट कैसा बन रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है। जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल बना तो बात समझ में आई कि इसकी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। नेक्स्ट, मैनी एम्प्लॉइज। अब हमने देखा एम्प्लॉइज यहां पर बहुत सारे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हमारी वर्ब भी क्या हुई? प्लूरल हुई। यहां पर आंसर हो जाएगा वर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तीसरा, मैनी पॉलिटिशियंस। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब आप जल्दी से मुझे फटाफट आंसर बताओ कौन सी वर्ब लगेगी। मैनी पॉलिटिशियंस, कितने पॉलिटिशियंस हैं? बहुत सारे। तो ये बना हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। ऐसे ही मैंने देखा यहां पर मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट है, तो ये भी हमारा कैसा बना? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, फिर मैंने देखा यहां पर मैनी टूरिस्ट, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट हैं, तो ये भी हमारा कैसा बना? प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या ई एस लगता है या नहीं लगता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। वर्ब में एस या एस लगने से वर्ब कैसी मानी जाती है? सिंगुलर मानी जाती है। तो यहां पर मैनी साइंटिस्ट, सॉरी टूरिस्ट क्या है? प्लूरल। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कम। तो ये था मेरे भाई आज का हमारा टाइप 4, जो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम मैनी के साथ कोई प्लूरल नाउन यूज करते हैं तो वो प्लूरल की तरह ही एक्ट करता है, प्लूरल वर्ब लेता है। नेक्स्ट, आगे फिर आता है मैनी के साथ अगर आर्टिकल ए और एन हो जाए तब इसका क्या मतलब है। जैसे मैं कहूं मैनी आ या मैनी एन, इसका क्या मतलब है? तो जैसे ही मैनी के बाद ए और एन आर्टिकल आता है तो उसकी वजह से हमारा नाउन जो है वो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। और जैसे ही नाउन सिंगुलर तो वैसे ही वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। बात समझ में आ गई सभी को? अब इनमें फर्क क्या है? फर्क समझिए ध्यान से। फर्क यह है कि जब हम मैनी कहते हैं, तो पिक्चर मेथड से सिखाता हूं। जब हम मैनी कहते हैं, ठीक है, मैनी, तो मैनी का मतलब होता है बहुत सारा। मैनी का मतलब होता है बहुत सारा। ये मैनी हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम मैनी आ कहते हैं, मैनी आ, मैनी आ, तो इसमें बहुत सारे तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है एक के जैसे बहुत सारे। एक के जैसे बहुत सारे। जैसे मैंने कहा कि भाई 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया, मैनी स्टूडेंट्स। 2025 में इस एक के जैसे बहुत सारों ने लिया, एक के जैसे बहुत सारे। तो इस एक के जैसे बहुत सारे का मतलब होगा कि हम यहां पर फोकस जो है वो एक पे कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा फोकस किस पे है? एक पे। एक के जैसे बहुत सारे। तो यहां पर मैनी है अंदर, यहां पर ए और एन है।
तो सारा फोकस ए और एन पे रहता है। यहां पर बाहर ही फोकस सारा किस पे है, मैनी पर है। तो सारा फोकस मैनी पर है। यहां पर सारा फोकस किसके ऊपर है, कंप्लीट फोकस किसके ऊपर है, ए और एन के ऊपर है। तो इसीलिए कभी भी मैनी के बाद ए और एन आया तो हमारा नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे इस एक के जैसे बहुत सारे टीचर, तो हमारा जो सारा फोकस हुआ मैनी आ लगते ही जैसे हमने मैनी आ देखा तो ये प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर हो जाएगा। और जैसे ही सिंगुलर हुआ तो मेरे भाई हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होंगी। चलिए इन तीनों में मुझे बताइए, अब जैसे मैंने कहा मैनी एन अपॉर्चुनिटी, इस एक अपॉर्चुनिटी के जैसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर। इस एक नेता के जैसे बहुत सारे नेता, तो ये भी क्या हुआ, सिंगुलर। इस एक एप्लीकेंट के जैसे बहुत सारे एप्लीकेंट, तो ये भी क्या हुआ, सिंगुलर। और जब सिंगुलर हुआ तो यहां भी हैज। अब प्रोमिसेस मतलब बहुत, भाई देखो इस एक नेता के जैसे बहुत सारे नेताओं ने प्रॉमिस किया, तो इसका मतलब जब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब एस लगता है, तो ये भी सिंगुलर। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे सबको, मैनी और मैनी आ का। मैनी में क्या होता है फिर से देख लो, मैनी का मतलब है बहुत सारे, और मैनी आ या एन का मतलब है एक के जैसे बहुत सारे। तो यहां फोकस है एक पे और यहां फोकस है बहुत सारों पे। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। हम सब डाल दीजिए कि भैया दोनों क्लियर हैं, बिल्कुल मैनी और मैनी आ में अब हमें कभी कोई डाउट नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट है मच। मच का कॉन्सेप्ट देखिए, आपने पढ़ा है कि मैनी का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल के लिए और मच का इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। इसीलिए मच के पीछे हमेशा कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। कैसा, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल किसकी तरह से बिहेव करता है, सिंगुलर की तरह। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। बात समझ में आ गया। तो यहां पर मच के पीछे अगर नाउन आ रहा है तो मच कैसे एक्ट करेगा, एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर मच अकेला आता है तब भी वो सिंगुलर ही होगा। अगर मच अकेला आता है, अकेला, अकेला, तो वो किसकी तरह काम करता है, प्रोनाउन की तरह। ठीक है, लेकिन सिंगुलर वो तब भी रहेगा, चाहे वो एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, सिंगुलर हमेशा रहेगा। मतलब तुम तो जहां भी मच देखो तो समझ जाना कि वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन डिफरेंस बताने के लिए मैंने बोला है। एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, क्या पढ़ाया मैंने मच के बारे में, इधर देखो जल्दी से सारे। अगर मच के पीछे नाउन आएगा, मच के पीछे नाउन आएगा तो मच क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और अगर मच अकेला हुआ तो उस समय मच क्या कहलाएगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, वर्ब दोनों में सिंगुलर रहेगी। ठीक है, वर्ब दोनों में सिंगुलर रहेगी। ठीक है, यही बात मैंने ऊपर लिख के दी है। आ जाओ तो फिर क्वेश्चन करके दिखाओ। पहला, मच प्रोग्रेस, काफी सारी प्रोग्रेस, मतलब काफी हद तक। अब प्रोग्रेस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहां मच अकेला है तो अकेला प्रोनाउन है, पी फॉर प्रोनाउन है। यहां पर मच क्या है, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा, सिंगुलर। ये भी सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा, सिंगुलर। मच इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये यहां पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये भी सिंगुलर होता है तो आंसर क्या होगा, वॉज हो जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट, मच रिमेन्स टू बी डिस्कस, काफी कुछ बचा हुआ है डिस्कस करने के लिए। तो मच अकेला है तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। लेकिन सिंगुलर ही होता है, ये सिंगुलर होता है तो रिमेन्स एस लगाना पड़ेगा। मच एफर्ट, ठीक है, एफर्ट यहां पर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मच क्या हो जाएगा, मच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इज। बात क्लियर हो गई यहां तक, बिल्कुल सिंपल कर दिया, इसमें कोई बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो जी, थम्स अप डाल दो कि भैया यहां तक आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, हमें इसमें कोई डाउट नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। आपने हमें बता दिया कि मच चाहे आपका एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, दोनों ही केस में मच जो है
क्या होता है, सिंगुलर होता है, और उसके पीछे सिंगुलर वर्ब आती है। ये आपने दोनों बातें बता दी, प्लस ये भी बता दिया कि एडजेक्टिव कब होगा। एडजेक्टिव होगा जब अपने पीछे नाउन लेगा। प्रोनाउन कब होगा, जब अकेला होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ाए हैं हमें, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमें निकालना आता है कि अकेला होगा तो वो प्रोनाउन ही होगा, लेकिन अगर अपने पीछे नाउन ले रखा होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। बहुत बढ़िया, आपके थम्स अप अच्छा लगता है मुझे जब ऐसे आते हैं। चलो जी, अब यहां पर ये बवाल क्या है, इतनी लंबी चौड़ी सी कहानी। पहले जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनको सिखाते हैं। इफ देयर इज यूज्ड, if there is used after a verb and it qualifies the verb, then it is used as an adverb of place. But if there is used in the beginning of a sentence, it is called dummy subject. Then the verb is used according to the noun or pronoun given after it. तो चलिए, अंग्रेज वाले बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब हिंदी वाले, यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में हुआ हो तो देयर को डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, और अगर इसके बाद वर्ब आए तो वो नाउन या प्रोनाउन पे निर्भर करती है। ये हो गए हमारे हिंदी मीडियम वाले। अब आ जाओ देसी वाले। देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे। ठीक है भाई, अब देसी वाले आ जाओ। हिंदी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, नाउ देसी मीडियम। देखो बेटा, हमेशा याद रखना, मैं आपको पिक्चर मेथड से सिखाता हूं। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। वेयर, देयर। तो जो देयर है इस समय पर वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है, और वेयर का जो आंसर दे दे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हमने प्रूव किया कि देयर यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो यहां पर जो देयर, जब देयर वाक्य की शुरुआत में आता है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं होता, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ भी लेता है। इसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे मोबाइल डमी होता है ना, वैसे ही। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये वाक्य की शुरुआत में आता है तो जो इसके बाद ये वर्ब आती है ना, ये वाली जो वर्ब होती है, कई बच्चे सोचते हैं कि ये वाली वर्ब इसके अनुसार आती है। गलत बात है, ये केवल इन्वर्जन के लिए आया है। इन्वर्जन मतलब सेंटेंस को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो ये वर्ब आती है वो आगे दिए हुए इस नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगी। उल्टा चलता है यहां पे, इन्वर्जन में उल्टा चलता है। अगर यहां पर सम स्टूडेंट्स की जगह मैं अ स्टूडेंट कर दूं, तो अ स्टूडेंट का मतलब है देयर इज अ स्टूडेंट। तो जैसा यहां नाउन है वैसी यहां वर्ब है, और यही इतनी सी बात इस लंबे चौड़े कहानी में लिख रखी है। ये सब कुछ है ना, क्या लिख रखा है कि अगर देयर वाक्य की शुरुआत में आता है, वाक्य की शुरुआत में अगर देयर आता है, यहां पर अगर देयर आता है, ठीक है, अगर यहां पर देयर आता है वाक्य की शुरुआत में, तो ये डमी कहलाएगा। और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो इस दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। और अगर किसी वर्ब को क्वालिफाई करने लगे देयर, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो बस अब बताओ कौन सा मेथड सही लगा, बताओ। अब बताओ कौन सा वाला मेथड समझ में आया आपको। सर आपका हेयर केयर रूटीन क्या है, लुक शो शाइनी। अरे यार तुम रूटीन बोझ लो, मेरे को जीना मुश्किल हो गया जब से मैं इधर नोएडा आया हूँ। मेरी हालत ख़राब हो गई है, यहाँ खाना ढंग से नहीं मिल रहा, सब कुछ बिगड़ गया है, तबीयत और ख़राब हो गई है। जैसी बुक कंप्लीट होगी देन बैक टू देहरादून, फिर वैसे ही वापस उसी वाले उसमें मिलेंगे हम। देसी मेथड, हा 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 हा। चलिए जी, चलो। अच्छा, ये हिंदी में आगे भी लिखा था, यदि देयर का प्रयोग वर्ब के बाद किया गया हो तो उस समय एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। ठीक है, तो देसी मेथड से समझ में आ गया। पिक्चर बना दी यहां पे कि देयर अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डमी सब्जेक्ट बोलेंगे, और यहां जो नाउन प्रोनाउन है उसके हिसाब से ये वर्ब आएगी। ठीक है, तो यही इसका एक्चुअल में सब्जेक्ट होगा, जो भी आगे नाउन प्रोनाउन दिया होगा। ठीक है, आओ। देयर इज ऑब्लिक आर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे मुद्दे हैं
जिनको जरूरत है इमीडिएट अटेंशन की, मतलब उन पर तुरंत ध्यान देना है। तो सेवरल इश्यूज, सेवरल मतलब प्लूरल, तो सेवरल इश्यूज यानी कि प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर यहां पर क्या होगा, आर। देयर हैज ऑब्लिक हैव बीन मैनी कंप्लेंट्स, मैनी कंप्लेंट्स, मैनी तो अभी बताया हमने प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है तो आंसर हो जाएगा हैव बीन, ना कि हैज बीन। देयर वॉज ऑब्लिक वर अ सडन इंक्रीज, फ्यूल प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, सडन इंक्रीज, एकदम से बढ़ोतरी हुई। तो कैसा हुआ, ये सिंगुलर हुआ, कैसा हुआ, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ऑब्लिक एग्जिस्ट मैनी मिसकंसेप्शन, तो कितने भ्रम, भ्रांतियां, भ्रम कह सकते हैं इसको, मिसकंसेप्शन होता है भ्रम, कितने सारे भ्रम फैले हुए हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, बहुत सारे। तो बहुत सारे का मतलब है यहां पर प्लूरल, और अगर प्लूरल है तो SCIS नहीं लगता, वो तो सिंगुलर के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर होगा एग्जिस्ट, ठीक है। देयर वॉज ऑब्लिक वर मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां थी जो पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी, तो मैनी गर्ल्स मतलब प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो थम्स अप डाल दो कि भैया आपने ये बिल्कुल ही एक तरीके से समझा दिया, एक क्लियर कर दिया कि यहां जैसा होगा प्लूरल तो प्लूरल, प्लूरल तो प्लूरल, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, ठीक है। इधर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो डी फॉर डमी है, डी फॉर डमी, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह देते हैं, डमी भी कह देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए हाय 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 हाय, अब मजा आएगा। इस चैप्टर का सबसे टॉप पॉइंट, जो सबसे खतरनाक चीज है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, ये उसने हमें दिया। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था एक तरीके से, मतलब आप यूं कह सकते हो कि सबसे ज्यादा बवाल क्रिएट करने वाला है। बहुत इसने तंग किया है बच्चों को, बहुत ज्यादा, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो पहले तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता क्या है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड इज यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड इज यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए, व्हाट, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, सबसे पहला है डिमांड, कोई मांग की जाती है, सजेशन, किसी को सुझाव दिया जाता है, ऑर्डर, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, आवश्यकता, नेसेसिटी, रिकमेंडेशन, सलाह दी जाती है, अर्जेंसी, आवश्यकता दिखाई जाती है कि भाई अर्जेंट है कोई चीज। अब तुम मुझे बताओ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अच्छा यहां पर ये छूट गया, अर्जेंसी, रिक्वेस्ट। अब तुम मुझे बताओ, इधर आओ, ये बताओ कौन से टाइप के सेंटेंस में ये सारी बातें बताई जाती हैं। अब तुम सोचोगे यार भैया आपने जो वास्तव में इतने दिन मेहनत की थी ना बेसिक्स में हमारे साथ, वो यहां काम आने वाली है। 5 टाइप के सेंटेंस पढ़ाए थे, जिसमें मम्मी दादी कहती है जीता रहे तेरी बहू आए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सडन, ओ आ ऊ, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरजेक्शन के माध्यम से, स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट दे दे तो सब, कौन सा था वो, असर्टिव सेंटेंस, और ऑर्डर, कमांड, ये सब जिसमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाए, वो गुड मेरे भाई, इंपैरेटिव सेंटेंस। अब तुम मुझे ये बात बता दो, क्या मैंने इतने दिन मेहनत की थी वो फायदा नहीं हुआ उसका? क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार इस इंसान ने उतने मेहनत क्यों की थी हमारे ऊपर? क्योंकि अगर मान लो आज मैं यहां तुमसे ये पूछ रहा होता कौन से सेंटेंस हैं, और मैं तुम्हें इंपैरेटिव सेंटेंस ये कहता कि भैया ये इंपैरेटिव, और तुम कहते हैं ये क्या होता है, तो मेरे भाई ये बवाल अभी ही खड़ा हो जाता। नहीं सीख पाते तुम उसको अच्छे से नहीं सीख पाते। अब क्योंकि तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें मैंने 15-20 दिन इसी बात पे दिए हैं कि यार हर एक बात, कोई भी चीज बोलूं तुम एकदम से बोलो कि हाँ यार ये तो हमें आता है, तो मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब मैं सिखाने को तैयार हूं, क्योंकि तुम्हें ये वाला आता है, कॉन्सेप्ट पता है। तो मेरे भाई कोई भी चीज जब मैं कर रहा होता हूं उसके पीछे बहुत बड़ी सोच होती है कि मुझे पता आगे किस चीज के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं कोई चीज करवा रहा होता हूं तो उसको बस प्यार से करते रहा करो,
मुंह बंद करके, बस यूं खोलना नहीं है मुंह, मुंह नहीं खोलना, ध्यान से सुन लेना। अगर तुमने कहा ये नहीं होगा, ओ ये तो डफ है, ओ ये तो अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं, मुंह नहीं खोलना, बस बस यूं रखना है टेप लगा के, बस जो भाई करवाता जा रहा है उसको करते चले जाओ, ठीक है जी। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड वो होता है जिसमें हम रिकमेंडेशंस, नेसेसिटी, ऑर्डर, एक तरीके से मैं कहूं, अगर मैं एक तरीके से कहूं तो किसकी फीलिंग आ रही होती है, इंपेरेटिव की फीलिंग आ रही होती है, किसकी, इंपेरेटिव की फीलिंग। और इंपेरेटिव में एक बार आ जाओ जल्दी से, मुझे इतना बता दो, जब हम बात इंपेरेटिव की करते हैं तो क्या इंपेरेटिव में सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है क्या, बताओ जल्दी से। मैंने कहा हे कम हियर, इधर आ, तो क्या यहां पे कोई फर्क पड़ेगा, हे गो देयर, वहां जा, राम स्कूल जाओ, राम, गो या गोज टू स्कूल, गो या गोज टू स्कूल, बताओ। आप कहोगे नहीं भैया इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां ना टेंस देखा जाता है ना यहां सब्जेक्ट देखा जाता है, यहां सिर्फ और सिर्फ होती है इंपेरेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म। तो लाडले यही चीज तो मैं बताना चाह रहा हूं तेरे को कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, क्या ही रहेगा, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही रहेगा, ऑलवेज बेस फॉर्म। और सुन, और पेपर के लिए आसान कर रहा हूं, और पेपर के लिए आसान कर रहा हूं, ये तो है मीनिंग से पहचानना, कुछ वर्ब होंगी स्पेशल वहां पर, जैसे कि डिमांड, मांग करना, सजेस्ट, सुझाव देना, ठीक है, एटसेट्रा, इस टाइप की कुछ वर्ब होंगी, उन वर्ब से, और या कुछ एडजेक्टिव होंगे, या तो कुछ वर्ब होंगी या कुछ एडजेक्टिव होंगे जो ये बताएंगे कि यहां तो सब्जंक्टिव मूड तैयार हो रहा है, ठीक है जी। तो आप कहोगे भैया फिर एक काम करो, क्योंकि आपका मुझे पता अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन ये है कि भैया वो वाली वर्ब या वो वाले एडजेक्टिव लिखवा दो हमें, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना लिखवाऊं। सजेस्ट, डिमांड, इंसिस्ट, रिकमेंड, प्रपोज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, अर्ज, ये कुछ वर्ब होंगी जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड तैयार कर रही होंगी, जो कहेंगे कि इंपेरेटिव का फील ले आओ। वर्ब्स दैट ट्रिगर सब्जंक्टिव मूड, वो वर्ब जो सब्जंक्टिव मूड को ट्रिगर करती हैं, वो यही वाली वर्ब हैं। फिर तुम कहोगे जी एडजेक्टिव भी दे दो कुछ जो आते हो पेपर में, एडजेक्टिव्स दैट ट्रिगर सब्जंक्टिव मूड, असेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, कंपल्सरी, वाइटल, क्रूशियल, ऐसे कुछ एडजेक्टिव दे देगा, तो इन्हीं में से दे देगा, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। अब आ जाओ जी, सीधा आगे बढ़ो। ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, दैट शी गोज होम या शी गो होम। अब मुझे तुम्हें बता दो इसका हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है, वह घर जाती है, वह घर जाए। इसका तुम मुझे बता दो कि भैया इसका ये हिंदी में अर्थ निकल रहा है, मैं उसी के हिसाब से आंसर लगा दूंगा। बताओ कौन सा आंसर लगाऊं। आप कहोगे भैया इसका अर्थ निकल रहा है कि उसने ये सजेस्ट किया, उसने कुछ करने के लिए कहा, और जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो इंपेरेटिव नहीं आता, तो बस वही तो सब्जंक्टिव मूड में जाएगा। तो इसीलिए ही, अब यहां पर ये नहीं
कि सजेस्टेड, कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया ये तो पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। नहीं लाडले, रिपोर्टिंग वर्ब होने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर आपको अगर ऑप्शन में वेंट भी आ गया, मान लो वेंट भी दे दिया उसने, तो वेंट भी नहीं लगाना है। अगर उसने मान लो एक ऑप्शन में वेंट दे दिया तो वेंट भी गलत है, याद रखना। तो इसका गोज भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? शी गो होम, वो घर जाए। कुछ करने को कह रहे हैं किसी को। इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, देखो अभी बताया ना, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, असेंशियल, क्रूशियल, वाइटल, कंपल्सरी। यह आवश्यक है कि वह मीटिंग को अटेंड करती है या करे। बताओ जल्दी से, करती है या करे? तो कह रहा है कि यह बहुत आवश्यक है कि वो मीटिंग को अटेंड करे, तो उसे कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा अटेंड। इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है कि वह फॉर्म को सबमिट करती है या करे, तो आंसर हो जाएगा करे। वह फॉर्म को सबमिट करे, करती नहीं है, वो तो स्टेटमेंट हो जाएगा, वो तो एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और ये एसर्टिव नहीं है, यहां पर कौन सा फील आ रहा है? इंपैरेटिव फील आ रहा है। कौन सा फील आ रहा है? इंपैरेटिव फील आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द टीचर सजेस्टेड, टीचर ने सजेस्ट किया कि वह कड़ी मेहनत करती है या करे। बताओ जल्दी से, करती है या करे? टीचर ने सजेस्ट किया था कि वह कड़ी मेहनत करे। अब यहां पर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना यहां टेंस का फर्क पड़ रहा है, ना यहां सब्जेक्ट का फर्क पड़ रहा है, दोनों का फर्क नहीं पड़ रहा। इंपैरेटिव में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना टेंस का पड़ता, ना सब्जेक्ट का पड़ता। हमें तो सीधा सा देखना है वर्ब की बेस फॉर्म। तो वह कड़ी मेहनत करे, सीधा आंसर हो जाएगा वर्ब की बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म में सिखा चुका हूं, आपको बता चुका हूं। आई इंसिस्ट, मैं जोर देता हूं इस बात पे कि वह ईमानदार है या ईमानदार बने। तो किसी को कोई काम करने के लिए कह रहा हूं, तो मैं इस बात पे जोर देता हूं कि वह ईमानदार बने, मतलब वह ईमानदार हो। ठीक है, वह ईमानदार है नहीं, ऐसा हो, ऐसा करे। तो यहां पर देखो, ये मैंने क्या कहा? बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। इज एम आर कभी बेस फॉर्म नहीं होती। क्या इज बेस फॉर्म होती है? क्या इज में आईएनजी लगा सकते हैं, इजिंग कर सकते हैं? गलत। बी में आईएनजी लगा सकते हैं तो इससे बीइंग बन जाता है, तो इसीलिए यहां पर बी आंसर होगा। ही बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो। हालांकि बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, ये क्या लग रहा है, बट यही आंसर है। ही बी ऑनेस्ट। ही बी ऑनेस्ट का मतलब बताओ, हिंदी में लिखो। ही बी ऑनेस्ट का मतलब क्या हो? कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार बने, वह ईमानदार हो। इट इज एसेंशियल, यह आवश्यक है कि काम समय पर पूरा किया जाए, काम समय पर पूरा किया जाए। द वर्क कंप्लीट, वर्ब की बेस फॉर्म, और यहां पर है बी कंप्लीटेड, बी प्लस V3, और एक ऑप्शन में आ गया इज कंप्लीटेड। इन तीनों में से बताओ कौन सा सही उत्तर होगा। अब जितने भी रटने वाले बच्चे हैं ना, वो कहेंगे कि सर भैया आपने बताया था कि हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बट लाडले एक एक्सेप्शन, ध्यान देना जरा। जब भी प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की बात आएगी, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की बात आएगी, तो ऐसे केस में दो कहानी तैयार होंगी, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब आप कहोगे यार ये वाला तो हम भूल ही गए थे। तो एक्टिव में वर्ब की बेस फॉर्म और पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रख लेना। अभी तक तुम ये वाला पॉइंट कर रहे थे वर्ब की बेस फॉर्म, लेकिन तुम एक्टिव में कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन मैंने दे दिया पैसिव में, क्योंकि मुझे पता अगर पेपर में आता और तुम नहीं कर पाते फिर वहां परेशान हो जाते। इट इज असेंशियल दैट द वर्क कंप्लीट, क्योंकि वर्क किसी को कंप्लीट नहीं करेगा, वर्क किसी के द्वारा होगा। तो इसका मतलब मुझे जल्दी से ये बता दो कि ये सेंटेंस अगले वाला जो है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये कौन से में आएगा, एक्टिव में या पैसिव में? तो आप कहोगे भैया पैसिव में। तो जब पैसिव में आएगा तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा बी कंप्लीटेड। तो इसके लिए हमें कौन सी पिक्चर याद रखनी है? ये वाली पिक्चर याद रखनी है, ये वाली।
ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, इसको पिक्चर को बना देना रे बच्चे, अच्छे से डिजाइन करना है इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला आ जाओ जी। ये बताओ जरा, द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट ने आदेश दिया, दैट ही इज अरेस्टेड, ही इज अरेस्टेड, या ही अरेस्ट बेस फॉर्म, इज अरेस्टेड या बी अरेस्टेड। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ही अरेस्ट करेगा? ही गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार होगा पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस के द्वारा होगा तो इसीलिए पैसिव। और पैसिव में आपको दो ही बातें, एक्टिव और पैसिव में दो ही बातें सिखा रखी है मैंने। ये होगा तो एक्टिव, गलत है, ये तो आता ही नहीं है। ये होगा पैसिव में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी अरेस्टेड। ठीक है, तो ही किसी के द्वारा होगा, पुलिस के द्वारा। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, तो वापस आओ एक बार फिर से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलो भाई, कमेंट में लिखो जल्दी से फटाफट, मेरे साथ साथ कमेंट में लिखो, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड वो चीज होती है जो डिमांड, रिकमेंडेशन, नेसेसिटी, ऑर्डर, सजेशन, अर्जेंसी, रिक्वेस्ट, ये सब दिखाता हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इसमें किसकी झलक आती है? इंपैरेटिव की झलक आती है। किसकी झलक आती है? इंपैरेटिव की झलक आती है। दूसरी बात, इंपैरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म से। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म से। इनमें सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता, टेंस का कोई रोल नहीं होता। टेंस में तुम प्रेजेंट दे लो, पास्ट दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट सिंगुलर दे लो, प्लूरल दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनके लिए कुछ वर्ब होती हैं, उन वर्ब का नाम बता दिया, सजेस्ट, डिमांड, इंसिस्ट, रिकमेंड, प्रपोज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, अर्ज। इनके लिए कुछ एडजेक्टिव होते हैं, असेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, कंपलसरी, वाइटल, क्रूशियल। ये दिखाते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है जी, और इसके दो केस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। इसके दो केस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। मेरे भाई, पैसिव में हमेशा, सॉरी, एक्टिव में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म और पैसिव में वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव में बेस फॉर्म और पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों बात, ये बात इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है जी, चलो अब थम्स अप मार दो कि भैया आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए बट हम इसको नहीं भूलेंगे। इसको तो जीवन में नहीं भूलेंगे, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर भैया इसको नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया चाहे कुछ भी हो जाए पर हम भूलेंगे नहीं। टाइप 8 वाला जो आपने सिखाया है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। शाबाश, शाबाश मेरे शेरों। राहुल, पूजा, रंजीत, निशांत, अनिल, रुस्तम, रितिका, अंजलि, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड तो दुनिया ने पढ़ाया, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड तो दुनिया ने पढ़ाया, लेकिन जिसके चर्चे नहीं हुए वो इतना खास था कि उसके बारे में किसी ने बात तक नहीं की। और अब हम उसी को पढ़ाने जा रहे हैं। अगला टाइप मेरे दोस्त, नेक्स्ट टाइप, जिसको हम बोलेंगे टाइप 9। और इस टाइप 9 का जिक्र पूरे YouTube पे अलग से कॉन्सेप्ट बना के नहीं किया गया। इसका जिक्र किसी सिलेबस में भी नहीं हुआ।
तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एडिक्विटी ने दिया पिछले साल, सीजीएल में भी दिया, सीएचएसएल में भी दिया, इवन एमटीएस में भी बच्चों ने बताया हमें, तो फिर इसको अलग से लिया गया। अब ये क्योंकि बहुत टफ था, बट ये टफ आसान कैसे हुआ आप देखना, अभी आपको आसान कैसे लगेगा। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि जो मैंने समय बिताया 20 से 25 दिन आपके साथ बेसिक्स में, क्या जो तुम उस समय चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इतना क्यों खींच रहे हो, इतना क्यों खींच रहे हो, आज तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई गलती हो गई, मालिक गलती हो गई, आज तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना, गलती क्यों माननी पड़ेगी मैं बताऊंगा अभी कि तुमने क्या गलती, तुम क्यों मुझे उस समय उल्टा पुल्टा बोल रहे थे कि लंबा खींच रहे हो, और तुम्हें आज समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक सेंटेंस एक टाइप होता है क्लेफ्ट सेंटेंसेस। अब मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने आपसे कहा कमेंट में लिख के बताओ ये क्लॉज है या फ्रेज है। ये क्लॉज है या फ्रेज है? हाँ जी, क्लॉज है या फ्रेज है? एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो फ्रेज है। इसका मतलब हर एक बच्चे को यह बात पता है कि क्योंकि यहां पर जो लिखा है, यहां पर जो लिखा है यह है हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट, और इसकी जो वर्ब है वो है ये वाली हैव कंप्लीटेड। तो जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये क्लॉज ही तो है, तो यहां से फ्रेज हटा दिया, क्लॉज है। ये कितना क्लॉज है जल्दी से मुझे बताओ, ये कितना क्लॉज है? ये कितना क्लॉज है? कितना क्लॉज है? दो क्लॉज है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कितना क्लॉज है बताओ? एक क्लॉज है, ठीक है, एक क्लॉज है। अब मुझे यह पूछना है कि अच्छा ये कौन सा क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है बताओ? एक तो क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है ये भी तो मैं देखना चाहता हूं, तुम्हारी नॉलेज, कि अब कोई तुम्हें ऐसे फर्जी तरीके से पढ़ाएगा तो तुम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तुम्हें पूरा डेप्थ में चाहिए। कौन सा क्लॉज है? क्योंकि ये वर्ब है और इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप अगर किसी ने कह दिया ना कि इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम स्टूडेंट्स कर रहा है, तो उसकी तो गुद्दी लाल कर देना, उसको कहना कि भाई इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है? ये जो वर्ब है इसके, तो इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये स्टूडेंट, लेकिन ये जो वर्ब आने वाली है इसके सब्जेक्ट का काम ये पूरा क्लॉज कर रहा है। और सब्जेक्ट का काम कौन सा क्लॉज करता है? नाउन क्लॉज करता है। एक एक बच्चे के कमेंट में नाउन क्लॉज लिखा हुआ है और इसको देख के मुझे सुकून जो आ रहा है ना, तो ये नाउन क्लॉज है मेरे भाई। अब समझ में आया कि जब क्लॉज सब्जेक्ट यानी कि नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज ही सब्जेक्ट का काम करता है। जब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में, जब नाउन क्लॉज
सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वह कैसा माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मुझे बताओ, ये सिंगुलर ही तो है, ये कितना क्लॉज है? एक क्लॉज है। तो जब ये एक क्लॉज है, ये तो ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो इसकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी? इज होगी। इज वर्ब होगी। आई बात समझ में? आया समझ में? इतना इजीली समझा दिया मैंने। ये देखो, मुझे कोई मेहनत ही नहीं लगी इसको समझाने में। इसको समझाने में मेरी रत्ती भर मेहनत नहीं लगी, लेकिन इसको समझाने में मेरी जान निकल गई। अब आप कहोगे दो बातें कैसे? सुनो, इसको समझाने में मेरी मेहनत इसलिए नहीं लगी क्योंकि 25 दिन मेहनत करने में मेरी जान निकल गई थी उस समय। क्योंकि अगर मैं कहता कि ये नाउन क्लॉज है तो तुम कहते व्हाट इज नाउन क्लॉज? मैं कहता नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तुम कहते व्हाट इज नाउन क्लॉज, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कह रहे हो, ये क्या बात बता रहे हो? तो फिर मैं कहता कि देखो, इसके पहले दैट प्लस कुछ ऐसा लिखा होगा तो उसको कुछ मान लेना, और ये हो जाता कचरा। तो मेरे भाई एक बात जिंदगी में याद रखना, मेरे केस में याद रख लेना, मुझे किसी का नहीं पता, मेरे उसूल अलग हैं थोड़े से, कि मैं बहुत लंबी प्लानिंग करके चलता हूं और मैं किसी समय पर हुए क्रिटिसिज्म को भी झेल रहा होता हूं साइलेंटली, क्योंकि मुझे पता है कि वक्त आएगा तो सब कुछ सबको जवाब मिल जाएगा। मैं जानता हूं, मुझे बहुत तमाम बच्चों ने यह बात बोली थी कि इतना लंबा खींचने का क्यों फर्जीवाड़ा में। मैंने पढ़े हैं कमेंट, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं ये जानता था कि इसका इस्तेमाल कहां पर होगा। और वही चीज आज जो तुम एकदम बिल्कुल ऐसे रसगुल्ला गप मुंह में अंदर, वो उसका यही कारण है। तो ध्यान रखो, जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हो उस पर विश्वास रखो और ये सोच के चलो कि भाई पढ़ाने से पहले वो रिसर्च करता है और वो ये जानता है कि आगे आने वाले समय में लोग उस दिन की क्लास के बारे में सोचते हैं, मैं उस क्लास को आगे 6 महीने 4 महीने क्या होगा वहां तक जोड़ रहा होता हूं। तो इसीलिए जब भी जो कुछ चल रहा होता उसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। आज भी क्रिटिसिज्म झेल रहा हूं मैं, तमाम मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, कहां चले गए यूट्यूब से, कहां पर हो, क्लासेस नहीं मिल रही हैं, इधर उधर कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। मैं इस समय पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म झेल रहा हूं, लेकिन मेरी आदत है क्रिटिसिज्म को झेलने की, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन धमाका करके आऊंगा। मुझे पता है कि इस समय पर मैं क्या तैयार कर रहा हूं। लोगों को तो सिर्फ इतना पता है कि मैं बुक तैयार कर रहा हूं, लोगों को तो यह नहीं पता कि मैं बहुत बड़ी चीज तैयार कर रहा हूं। 2026-25 तो हमारा था ही था, 2026 हमारा नहीं, हमारे बच्चों का होगा। याद रखना, ये ऐसी जो हुलिया चेंज हुआ है ना, बात समझ लेना कि इस समय पर खेल बहुत बड़ा रचा जा रहा है। बस इतना मैं हिंट दे रहा हूं, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि हम भी तो यही सोच रहे हैं, बुक तैयार हो रही है, अरे तैयार ही कुछ और हो रहा है। बस वक्त बताएगा। चलो क्वेश्चंस करके दिखाओ। तो ये है वो टाइप 9 जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन क्लॉज, जो कि किसके रूप में काम करता है? सब्जेक्ट के रूप में। यानी कि ऐसे लिख देगा, दैट प्लस क्लॉज लिख देगा, ठीक है। नाउन क्लॉज, दैट प्लस क्लॉज ऐसे लिख देगा, और ये किसके रूप में आ रहा होगा? ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा होगा। अब देखो, दैट ही लाइड, कि उसने झूठ बोला, ये बात शॉकिंग थी। तो ये जो वॉज है, इसका सब्जेक्ट बताओ कौन है। अगर किसी ने कह दिया कि इसका सब्जेक्ट ही है तो गुद्दी लाल कर दूंगा उसकी। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी ये वर्ब है लाइड, ये है इसकी वर्ब। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? ये है नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज। यहां पर द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड, अब मीटिंग जो सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है वॉज कैंसिल्ड, ये इसका वर्ब है। लेकिन इज डिसअपॉइंटिंग,
बड़ा निराशाजनक है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है ये पूरा, ये पूरा, ये नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज। नेक्स्ट। एडिक्विटी कहती थी ना कि हम एस्टेसी करेंगे। एडिक्विटी के फादर तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो एडिक्विटी देके हमें डरा रहा था, भाई साहब कलेजा छील के ले जाएंगे बाहर। अब सुनना ध्यान से, वर सरप्राइजिंग, चौंकाने वाली चीज है। क्या है ये सरप्राइजिंग? ये जो वर्ब है हमारी वर, इसका सब्जेक्ट कौन है? अब कई बच्चे बोलेंगे भैया कम्युनिटी अनरेस्ट। गलत, क्योंकि ये तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये तो जो ऑफ है ना, पी फॉर प्रेपोजिशन, इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कम्युनिटी अनरेस्ट। जो कम्युनिटी अनरेस्ट मतलब अव्यवस्था फैली हुई है, कॉमोशन फैला हुआ है। टू एड्रेस, टू एड्रेस मतलब इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। और इन्फिनिटी में ये वर्ब होती है, और वर्ब अपने पीछे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। रूट कॉजेज मतलब मुख्य कारण, तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फेल्ड एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट रिपोर्ट, ये रहा सब्जेक्ट। तो ये फेल का सब्जेक्ट तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट सरप्राइजिंग नहीं है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? ये जो वर्ब बैठी है चिल्ला चिल्ला के ये मांग रही है कि मुझे मेरा सब्जेक्ट दे दो, नहीं तो मैं खून पी लूंगी तुम्हारा, जो पिछले साल मैंने पिया था। और हमने कह दिया पी के दिखा तू इस बार। पिछली बार तो पता नहीं था हमारे बच्चों को। इसका सब्जेक्ट बता दो कौन है, मुझे इसका सब्जेक्ट बता दो, बात खत्म। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। इसका सब्जेक्ट बताओ कौन है? कौन है इसका सब्जेक्ट? ये बताओ। इसका सब्जेक्ट है ये जो दैट से कहानी शुरू हुई है ना, दैट द रिपोर्ट फेल्ड टू, और कहां तक? अनरेस्ट। कहां तक? अनरेस्ट। ये जो पूरा अपने आप में नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज ही सब्जेक्ट का रोल निभा सकता है। और ये नाउन क्लॉज कितना है? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो ऑब्वियस ही बात है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वॉज। थम्स अप डाल दो सारे के सारे। ये अगर किसी ने मुझे बताया, अगर किसी ने मुझे यहां पर वर का वॉज किया, रैपट मार दूंगा उल्टे हाथ का। अगर किसी ने मुझे कहा कि भैया वर की जगह वॉज आ जाएगा, ये तो गधा गधे को भी पता चल जाएगा। अब मुझे तो इसका सब्जेक्ट बता दो कहां से कहां तक है। सब्जेक्ट बता दो, इसका सब्जेक्ट बता दो कहां से कहां तक है, जल्दी। मुझे यह बता दो इसका सब्जेक्ट कहां से कहां तक है, जल्दी।
ये रहा, दैट से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक ये क्या है हमारा नाउन क्लॉज। आप कहोगे बीच में ये क्या आ गया, बीच में ये फ्रेज आ गई, ये है फ्रेज, क्योंकि डेस्पाइट क्या होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता ऑब्जेक्ट, तो ये हो गई हमारी फ्रेज। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक, तो हमें मिल गया नाउन क्लॉज, और इस नाउन क्लॉज की वजह से हमारी वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। तो आंसर हो गया हमारा ये। बताओ, मुझे तो इसके सब्जेक्ट बता दो, बस बात खत्म। सब्जेक्ट बता दो जल्दी फटाफट। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि यहीं तक आएगा, आप इसको देखो, दैट क्लॉज में आप इसे पूरा भी लिख सकते हो, यहां तक भी लिख सकते हो, बस मैंने अलग तोड़ के बता दिया। कभी आप सोचो, है ना, यहां से लेके आप इसको यहां तक भी लिख सकते हो, है तो उसी का पार्ट, बट मैंने अलग तोड़ के बता दिया कि ये अलग क्या है, अगर अलग देखेंगे तो अलग क्या है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में यहां पर भी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, सॉरी यहां तक पूरा आ जाएगा इसी के अंदर में। अगर अलग तोड़ के बताओगे तो ये प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे फिर से ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर से वो फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहां तक आप ले सकते हो उसको। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लो, दैट इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिंजेंट रिफॉर्म्स, स्ट्रिंजेंट रिफॉर्म्स का मतलब है स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस was considered impractical by most senior advisors। बताइए, ये हो गई हमारी वर्ब was। बताओ जल्दी से, ले क्या बनेगा, दैट से लेकर अब मुझे तुम ये बता दो, ये नाउन फ्रेज है या क्लॉज है। मैं तोड़ के बताता हूं, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे पॉलिटिकल कंसेंसस, राजनीतिक सहमति, ये इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, नाउन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन द एब्सेंस, इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे एब्सेंस फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आगे आ जाओ, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिंजेंट रिफॉर्म्स, स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटिंग जिरेंड हो गया, जिरेंड। ठीक है, जिरेंड क्योंकि वर्ब होती है, और वर्ब जिरेंड वर्ब से ही बनता है, वर्ब अपने पीछे क्या लेता है ऑब्जेक्ट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स ऑब्जेक्ट, स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव है, रिफॉर्म नाउन है, सुधार। तो मेरे भाई इस बार ये क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि क्लॉज में क्या जरूरी होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना, और यहां पर कहीं भी देख रहे हो, कहीं भी प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट, जिरेंड, जिरेंड वर्ब, हालांकि नाउन है लेकिन वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट।
तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है नहीं। नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज भी तो सब्जेक्ट का काम करता है। नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट का काम करता है, दोनों ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो आंसर सीधा हो जाएगा। बात तो वही है। लो जी, ये बताओ, अगर किसी ने ये बताया कि हैव की जगह हैज आएगा, उसकी गुद्दी लाल कर दी जाएगी। बताना यह है कि कहां से लेकर कहां तक, कहां से लेकर कहां तक, दैट से लेकर नेगोशिएशंस तक, नेगोशिएशंस तक, क्या है ये? नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज? बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। ये देखो, कमेटी सब्जेक्ट, फेल्ड वर्ब, मिल गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज सिंगुलर, तो आंसर हैज। मेरे भाई, अगर बात में मजा आया हो और लगा हो कि यार बात में तो तकड़े वाला दम है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज बेहतरीन वाले कॉन्सेप्ट हो गए, इनको रिवाइज करोगे, कल यहां से बवाल खड़ा करेंगे। कल यहां से बवाल खड़ा कर देंगे यहां से। अभी इसको दिखाते नहीं है, कल चलेंगे यहां से। 9 तक ही करना बस तुम। ठीक, सर आपसे लोग इतने चिढ़ते क्यों? कोई बात नहीं, अब इसका तो उनको पता होगा कि हमसे लोग इतने चिढ़ते क्यों हैं। आई डोंट केयर, ठीक है। चलिए भाई, तो एक बात तो आपको यह समझ में आ गई होगी कि कोई भी क्लास बिना रिसर्च के नहीं होती है। हर क्लास एक रिसर्च के बाद होती है, पहली। दूसरी बात, जीवन में पेशेंस रखना। क्यों रखना? क्योंकि न जाने सामने वाला वो सब कुछ भी सोच के बैठा हो जो हमारी सोच से ही बाहर हो, और हम खामा खाई उसके बारे में गलत सोच लें। तो बस मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ कहना है, बट किसी दिन क्लास में कहेंगे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, क्लास भी है, ठीक है। तो बस इतना ही रख लेते हैं। और बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि बुक कब तक आएगी, कब तक आएगी। तो देखो, मैं आपको इतना बता देता हूं कि मार्च का पूरा महीना लगेगा, मार्च का पूरा महीना। मेरे पास दो रास्ते थे, मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो 10 मार्च को बुक लाना, एक 10 अप्रैल को बुक लाना। 10 मार्च को अगर मैं बुक लाता तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा कमाया जा सकता था, क्योंकि वो सारे रीजन मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट इसमें बहुत ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस थे 10 मार्च को। 10 अप्रैल को लाऊंगा तो इसमें डिले भी हो रहा है, देरी भी हो रही है। डिले हो रहा है तो क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, ठीक है, गालियां भी पड़ रही हैं, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और पैसा वो भी नहीं, क्योंकि वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला रास्ता ना चुन के ये वाला रास्ता चुना, कारण क्योंकि इस वाले रास्ते पे मुझे जो चीज नहीं मिल रही थी वो ये थी कि जो बुक है वो ऐसे, जैसे दिल होता है ना, दिल जब तीर दिल के पार होता है तो उसको चीरते हुए चला जाता है, वो फील नहीं आ रहा था कि बुक आए और मार्केट को चीरती हुई चली जाए, वो फील नहीं आ रहा था। तो हमने रास्ता चुना कि हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि जब बुक मार्केट में लॉन्च हो तो जैसे दिल ऐसे जाता ना तीर चीरते चीरते हुए, तो वो फीलिंग आना चाहिए।
वो फीलिंग जो है 10 अप्रैल के लॉन्च में आएगी, और उसी के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि लोग बुक सोचे बैठे हैं, कहानी कुछ और ही तैयार हो रही है दोस्त। ठीक है, बस आप वेट करते रहना और जो करा रहा हूं उसको करते रहना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कौन सी शीट डलेगी आज? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की 14 वाली सीट डलेगी अभी। ठीक है, और रात तक मैं आपको आज वोकैबुलरी का एक और सेट दे दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। अब रात को 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी, अब रात को 8 बजे वाली क्लास की जगह पे सेम आपको रिकॉर्डेड क्लास मिला करेगी। ठीक है, सेम रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है भाई, ओके, लव यू एवरीबॉडी। रिवाइज करते रहना, बस एक रिक्वेस्ट है, रिवाइज करते रहो, बाकी मैंने सब कुछ ही संभाल रखा है। ठीक है, आपसे और कुछ करवाऊंगा नहीं मैं, मुझे बस रिवाइज कर लेना। ठीक है।